आई होप आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी हो। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और बाकी पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन यानी योगन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और हम पढ़ेंगे पूर्ण विन्यास अभिक्रिया, कार्बनिक यौगों के शोधन की विधि। सबसे पहले हम उनके शोधन की विधि यानी कि उनको एक्सट्रैक्ट करने की विधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसी प्राकृतिक स्रोत के निष्कर्षण अथवा उसको प्रयोगशाला में उसका संश्लेषण के पश्चात कार्बनिक यौगिक का शोधन आवश्यक होता है। उसकी प्यूरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार उसे हमने कहीं से निकाल लिया, शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, विभेदी निष्कर्षण डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, या फिर वर्णलेखन उसकी क्रोमैटोग्राफी। ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम शुद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, अगर हम ये करें कि एक ठोस पदार्थ को गर्म करने से बिना उसके द्रव्य में आए जब वो वाष्प उपस्थिति में वाष्प स्टेट में चली जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी सारे यौगिकों को विशुद्ध किया जा सकता है, काफ़ी विशुद्ध यौगिकों को शुद्ध किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टलन की। यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन के लिए इस्तेमाल होता है। इस विधि में क्या, कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में इनकी क्या विलेयताओं में निहित अंतर पर आधारित होती है। मतलब दो अलग अलग विलायकों में जो उनकी जो अलग अलग विलायतें होती हैं, जो अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उन पे ये निर्देशित होती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोला जाता है जिससे यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलय यानी कि बहुत कम मुश्किल से सॉल्यूबल हो, परंतु उच्चतर ऊपर वाले तापों पे, हाई टेम्परेचर पे वो आराम से घुल जाए। उसके बाद विलयन को थोड़ा ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में हमें मिल जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे हम बाद में एक पृथक एक सॉलिड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि निस्यंद यानी कि जो मात्र द्रव है उसमें मुख्य रूप से अशुद्धियां तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत यौगिक और सारी अशुद्धियां जल में रह जाती हैं और आपका जो है सारा एक संतृप्त, एक बहुत सैचुरेट सा क्रिस्टल मिलता है जो पूरा प्योर होता है। ठीक है, संक्रियत काष्ठक कोयला यानी कि जो आर्क्रिएटेड चारकोल होता है, उसकी सहायता से रंगीन अशुद्धियों को निकाला जा सकता है। यौगिक तथा अशुद्धियों की जो विलयता है उनमें कम अंतर होने की दशा से बार बार क्रिस्टल द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आसवन की। आसवन जो है वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है, किसके लिए, वाष्पशील द्रवों की क्या आष्पशील अशुद्धियां एवं ऐसे द्रवों के लिए जिनके क्या क्वथनांकों में क्या पर्याप्त अंतर हो, बहुत डिफरेंस हो, और वो पृथक उससे हम वो निकाल सकते हैं। कैसे, भिन्न क्वथनांकों वाले जो द्रव हैं उनको भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं, वो अलग अलग तापों पे इवेपोरेट होते हैं, तो वाष्पों को फिर हम ठंडा करते हैं और ठंडा करके अलग अलग एकत्रित करते हैं, जिससे हम अलग अलग पदार्थों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्लोरोफॉर्म और एनालिन जैसे जो हमारे हैं पदार्थ उनमें काम आता है। उनके आसवन विधि द्वारा उनको आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक आसवन के लिए एक सेटअप बना के भी दिखाया हुआ है। कुछ नहीं, बस हर एक पदार्थ को अलग अलग हीट दी जाती है और जब वो वाष्प हो जाता है उसको ठंडा करके अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसकी विधि को और अच्छे से समझाया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बात करी है कि घटक के वाष्प में इनमें संघन से प्राप्त द्रव को दूसरी ग्राही में डाला जाता है। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रभाजी आसवन की। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, दो द्रवों के
क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर ना होने की दशा में उन्हें क्या साधारण आसवन द्वारा नहीं डिफ्रेंशिएट करा जाता। तो ऐसे द्रवों में क्या वाष्प इसी ताप परास में बन जाते हैं तथा साथ साथ संघनित नहीं हो पाते हैं, नहीं डिवाइड कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक में गोल पेंडे वाले एक फ्लास्क के मुख में लगी हुई प्रभाजी कोलम से द्रव मिश्रण की वाष्प को डिफरेंशिएट करा जाता है और उसमें प्रवाहित करते हैं। प्रभाजी कोलम के जो शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते ही वाष्प का जो मुख्यत होता है वो अधिक वाष्पशील वाली जो अवयय होती है सिर्फ वही रह जाती है, और जो कम वाष्पशील वाली होती है वो पहुंच ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से विभिन्न डिजाइन एवं आकार में वो अलग अलग कॉलम्स आते हैं और वो दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रभाजी कॉलम में संघनित द्रव ऊपर उठती है और वाष्प की जो ऊष्मा है, वाष्प से ऊष्मा लेकर वो फिर से वाष्पित हो जाती है। इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाला जो द्रव है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और इस तरह क्या होता है, क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निमंतर क्वथनांक वाला जो अवयय है, जो शुद्ध है, वो शुद्ध वाष्प कॉलम में शीघ्र धीरे धीरे पहुंचता है। संघनित्र में संघनित जो होकर वो एक शुद्ध द्रव जो बनता है वो उसके रूप में ग्राही में एकत्र होता है, दिखता है। ठीक है, ये हम किस पे करते हैं, और ये जो प्रत्येक क्रमिक संघन है तथा वाष्पन है इसको सिद्धांतिक प्लेट कहते हैं, जिसमें हमारा सारा वाष्प मिला है हमें, जिसमें सारा। अब यहाँ पे देखो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रभाजी आसवन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। देखो इसमें ये बीड्स लगा दिए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सब नहीं पहुंच पाता। ओके, अब हम यहाँ पे इन्होंने और क्या बात करी है, इन्होंने बात करी है भाप आसवन की। यह टेक्निक उन पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जो भाप वाष्पशील हो, यानी कि वाष्पशील तो वो है परंतु जल में अमिश्रणीय हो, जल में सॉल्युबल ना हो। भाप तथा वाष्पशील द्रव का जो मिश्रण होता है उसके संघनित हम क्या करते हैं, एकत्र कर लिया जाता है और उसके बाद क्या करता जाता है, उसके बाद द्रव तथा जो जल है उसकी क्या पृथकारी कीप द्वारा एक एर्थित कर लेते हैं, उसको एकाग्रित एक साथ कर लेते हैं और क्या उसके अर्थात करते हैं P = P1 + P2, क्योंकि उसके प्रेशर्स के बारे में यहाँ बात करी गई है, उसके आसवन के बारे में यहाँ बात करी जाती है। और ऐसे करके हम क्या एनिलीन को इस वृद्धि की सहायता से हम एनिलीन जल के मिश्रण में से अलग कर लेते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे विभेदी निष्कर्षण की। इस विधि की सहायता से क्या होता है, कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है कि क्या होता है उससे, जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलयता जल की अपेक्षा से अधिक हो। ठीक है, मतलब जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए, तभी ये काम करता है, नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। विभेदी निष्कर्षण एक पृथ्वीकारी कीप में किया जाता है। कार्बनिक विलायक में यौगिक की जो विलयता है अल्प होने की दशा में इस विधि की जो विलायक है उसको काफी मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस दशा में एक परिष्कृत टेक्निक का जो उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सत्य निष्कर्षण, कॉन्टिन्यूअस। ये उसी का डायग्राम दिया गया है आपको। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब देखिए निष्कर्षण से पहले ऐसे होता है, फिर आप ये खोलते हैं और जब ये खुल जाता है तो सबसे पहले हम ये पूरा नीचे जाने देते हैं और देखिए विलायक परत में कार्बनिक यौगिक, ये रहा कार्बनिक यौगिक, उसके बाद घुलने के बाद आप ये अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ण लेखन यानी कि क्रोमैटोग्राफी की, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दो तरीक़ों से किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी में एक पेपर होता है आपके पास, जब आप उसको डिप करते हैं किसी आपके सल्यूशन में तो क्या होता है, पेपर के ऊपर वो सल्यूशन अलग अलग उस पर आ जाता है। यहाँ पे उसका एक पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा अलग होता है जो, और यहाँ पे उसका तीसरा पार्ट आ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है,
अब क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटोग्राफी शब्द का मतलब होता है क्रोमा यानी कि रंग। इस टेक्निक में क्या, सर्वप्रथम यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था पर क्या अधिशोषित यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है। इसके पश्चात क्या, स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त जो विलायक है, विलायकों के मिश्रण अथवा गैस के धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या आता है, फिर हमारा गति करने वाला प्रावस्था यानी कि मोबाइल फेस आता है। ये दो तरीके से किया जाता है, ये दो तरीकों से किया जाता है। एक तो होता है अधिशोषण वर्ण लेखन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वितरण वर्ण लेखन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अधिशोषण वर्ण लेखन की। इसमें क्या होता है, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक यानी कि एब्जॉर्बेंट पर विभिन्न यौगिक विभिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिना तथा सिलिका जेल जो है वो अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और वो स्थिर प्रावस्था पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के लिए क्या, उत्प्रांत मिश्रण के अवशय स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है कॉलम वर्ण लेखन और दूसरा होता है पतली परत वर्ण लेखन, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जो आप आगे जाके करते भी हैं। इसमें अगर हम बात करें कॉलम वर्ण लेखन की, तो उसमें क्या होता है, इस टेक्निक में कांच की एक लंबी नली, उसके अंदर सारा आपका अधिशोषक भरा जाता है, और नली के निचले सिर पर क्या, एक रोंधनी लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रोंधनी लगाई जाती है, और कुछ समय बाद यौगिकों का जो मिश्रण है, पहले ऐसे होता है, वो धीरे धीरे से क ख ग में आराम से डिवाइड हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें पतली परत वर्ण लेखा, उसमें एक ऐसी पट्टी हम इस्तेमाल करते हैं, एक पत्ती का हम इस्तेमाल करते हैं जो बहुत टाइम से जब तक अधिशोषक में रखी जाए तो वो धीरे धीरे उनमें पिगमेंट ट्रैवल करके यहाँ तक आता है, और क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी वितरण क्रोमैटोग्राफी। वितरण क्रोमैटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेद वितरण पर आधारित होती है। कागज वर्ण लेखन इसका एक उदाहरण है, पेपर क्रोमैटोग्राफी इसका एक उदाहरण है, जिसमें हम एक क्रोमैटोग्राफी कागज की एक पट्टी लेते हैं और उसके आधार पर मिश्रण को बिंदु लगाकर उसे जार में हम लटका के रखते हैं, और जार में कुछ ऊंचाई तक वो उपयुक्त विलायक के अथवा विलायकों के मिश्रण भर जाता है, जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। ठीक है, कोशिका क्रिया के कारण पेपर की जो पट्टी है पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है धीरे धीरे, और विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक जाते हैं, और इसी प्रकार क्रोमैटोग्राम एक बनता है। इस पेपर को हम क्या कहते हैं, फिर क्रोमैटोग्राम इसे कहते हैं, और इससे हम क्या, पतली परत के भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों से हम देख सकते हैं कि पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा विलयन कितनी दूर तक गया है। इसके बाद है कार्बनिक यौगिकों की गुणात्मक विश्लेषण। इसमें हम उनके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस की उपस्थितियों के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल है कागज क्रोमैटोग्राफी का। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान। इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए यौगिक को क्या, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। यौगिक में उपस्थित जो कार्बन है तथा जो हाइड्रोजन का क्रमशः है कार्बन हाइड्रोक्साइड है, जो वो जल में परिवर्तित होकर क्या, निर्जल कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है उसको नीला कर देती है, और इस नीले रंग से पता चलता है कि क्या कॉपर के साथ हमारे पास H2O भी प्रेजेंट था। अन्य तत्वों की पहचान के बारे में अब हम बात करेंगे। किसी कार्बन के यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान कैसे, लैसे परीक्षण से यानी कि लैसाइन टेस्ट द्वारा की जाती है। यौगिकों को क्या, सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर तत्व क्या, सहसंयोजन रूप से एक आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस तरीके से वो परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या, CSN तथा कार्बनिक X, अगर कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं वो हमें अलग से ऐसे मिल जाते
जाते हैं और उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल, मतलब इनके जो फॉर्मूले हैं ये जो है सोडियम साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड, ये जो है उबालने पर हमें मिल जाते हैं, घुले हुए दिख जाते हैं और इससे निष्कर्षण को सोडियम संगलन निष्कर्षण भी कहते हैं। नाइट्रोजन के परीक्षण की अगर हम बात करें तो ये कैसे करा जाता है? सोडियम संगलन निष्कर्षण को आयरन, ये होने के बाद जो निष्कर्षण बनता है इसको हम आयरन सल्फेट के साथ उबालकर विलयन को क्या सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एक एसिडिक स्टेट में रखते हैं, जिससे एक प्रशियन ब्लू कलर का रंग हमें मिलता है, जो बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति को निश्चित करता है। इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन है। ये क्या होता है? ये पदार्थ होता है सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने के बाद कुछ जो आयरन 2 और आयरन 3 में ऑक्सीजनेट हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ क्या एक अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? ये बनाता है हेक्सासाइनाइडोफेरेट फेरोसाइनाइडाइड, जो क्या, जो प्रशियन ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम सल्फर का अगर परीक्षण की बात करें तो जब ये सोडियम संगलन निष्कर्षण को एसिटिक अम्ल में डाला जाता है और उसके अम्लकृत कर उसे लेड एसीटेट मिलाने पर अगर लेड सल्फाइड का काला अवशेप पाया जाता है, यानी कि काले रंग का एक सोल्यूशन पाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि इस मिश्रण में सल्फर उपस्थित था। और एक और टेस्ट होता है जिसमें हम सोडियम संगलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ एक साथ मिक्स करते हैं और क्या एक बैंगनी रंग आता है। ये जो बैंगनी रंग है इसका बनना भी सल्फर की उपस्थिति का दर्शक होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों जब उपस्थित हो तब सोडियम थायोसाइनेट बनता है, जो आयरन 2 सल्फेट के साथ गर्म होने पर क्या रक्त की भांति लाल रंग देता है, एकदम लाल रंग उत्पन्न होता है। और इस लाल रंग से भी हम टेस्ट कर सकते हैं किसका? नाइट्रोजन और सल्फर का। यदि सोडियम की अधिक मात्रा हो तो सोडियम संगलन में लिया जाए तो क्या, तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है और यहाँ पे भी आयन अपना NaCN बना लेता है। अब हम बात करेंगे हैलोजन का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। हैलोजन के परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलय पीला अवशेप पाया जाता है जब हम उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं, जो ब्रोमीन की उपस्थिति को तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलय पीले अवशेप आयोडाइन की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा यौगिकों में नाइट्रोजन तथा सल्फर की उपस्थिति होने की स्थिति में उपयुक्त जो परीक्षण है उनमें पूर्व सोडियम संकलन निष्कर्षण को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है, ताकि क्या, ताकि साइनाइड अथवा जो सल्फाइड है वो विघटित हो जाए, अन्यथा नहीं तो क्या होएगा, हैलोजन के सिल्वर नाइट्राइड परीक्षण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब हम फास्फोरस का टेस्ट करते हैं तो क्या ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने पर यौगिकों में उपस्थित जो फास्फोरस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और विलयन को नाइट्राइट अम्ल के साथ जब हम उबालते हैं तो अमोनियम मॉलिब्डेट बनता है जो पीले रंग का होता है और उससे पीला जो रंग होता है उससे पता चलता है कि यहाँ पे फास्फोरस उपस्थित है। ये उसी का हमें रिएक्शन दिया गया अमोनियम मॉलिब्डेट का। अब हम बात करेंगे मात्रात्मक विश्लेषण की। कार्बनिक रसायन में मात्रात्मक विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा रासायनिक कार्बनिक यौगिकों में क्या तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कार्बन तथा हाइड्रोजन की बात। कार्बन तथा हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आता है जब भी कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, ठीक है। और हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे m ग्राम है, क्या कार्बनिक यौगिक m ग्राम में है, ठीक है। इसमें जल तथा कार्बन कितना है, m1 और m2। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक शुद्ध सूक्ष्म ऑक्सीजन
का इस्तेमाल करके दिया गया है कि हम कैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से परिदर्शन कर सकते हैं। फिर हम बात करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आकलन की दो विधियाँ हैं। पहला होता है ड्यूमा विधि और दूसरी होती है कैजल विधि। केल्डॉल विधि की हम बाद में बात करते हैं, पहले ड्यूमा विधि पे अगर आएंगे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइनाइट्रोक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त हो जाता है। तो जब नाइट्रोजन मुक्त होता है तो हम बोलते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका भी एक फॉर्मूला का रिएक्शन दिया गया है और इससे हमने यहाँ इनका क्या निकाला है, यहाँ पे हम इनका मानक ताप पर नाइट्रोजन का आयतन निकाल रहे हैं। और नाइट्रोजन का आयतन निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन की प्रतीक्षता भी निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है जो आप इसी तरीके से करेंगे जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दिया है कि कैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकलेगा। सिंपली 28 × V। अगर आप ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद कर लें तो आपको एग्जाम में बार बार डिराइव नहीं करने पड़ेंगे। ये इसके लिए भी एक मेथड और इसके लिए एक पूरा प्रभाव दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करें दूसरा मेथड जो है केल्डॉल विधि। केल्डॉल विधि में हम क्या करते हैं, केल्डॉल विधि में हम सबसे पहले कार्बन यौगिक को H2SO4 के साथ मिला के क्या बनाते हैं, NH4SO2 बनाते हैं, जिसको फिर NaOH के साथ कन्वर्ट करके हम Na2SO4 NH3+H2O बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि m इसकी मोलरता है H2SO4 की जो VmL में लिया गया है, और हम क्या करते हैं, हम V1 मानते हैं NaOH की मोलरता को, और हम बोलते हैं m मोलरता का हम इसमें निकालेंगे क्या, हम इसमें NH3 विलयन का 2 ml के लिए निकाल लेंगे मोलरता। ऐसे करके हमारे पास नाइट्रोजन की प्रतीक्षता यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला से आ जाएगी जो है 1.4 × m × 2 ब्रैकेट्स में टोटल वॉल्यूम माइनस V1 अपॉन में 2 × m। और ये करने के लिए ये आपका पूरा सेटअप होता है। अब यहाँ पे हम हैलोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। हैलोजन के लिए भी एक विधि है जिसको हम कहते हैं कैरियस विधि। कार्बनिक यौगिकों की निश्चित मात्रा को क्या कैरियस नली में लेकर हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्राइड की उपस्थिति में उसको संधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ उसकी भट्टी में उसको गर्म किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। यौगिक में उपस्थित जो कार्बन है तथा उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन है उनकी परिस्थितियों में हम क्रमशः क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैलोजन संघट क्या सिल्वर हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम यहाँ हैलोजन के परिचित कैसे निकालते हैं, सिल्वर हैलाइड का आणविक द्रव्यमान लेकर। यहाँ पे हमें फिर वही यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाला है, और फॉर्मूला डाल के हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ब्रोमीन की प्रतिशत। ठीक है, अब सल्फर, सल्फर कैसे, क्रियास नली में ही कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को हम सधूम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे हम क्या बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अधिक मात्रा में हम उसको बेरियम सल्फेट के रूप में हम उसे अवक्षेपित कर लेते हैं। और ये जो अवक्षेप होता है इसको हम छानने और धोने और सुखाने के पश्चात तोल लेते हैं, और इसमें क्या निकलता है, इसमें बेरियम सल्फेट निकलता है, और इसमें ये बेरियम सल्फेट के द्वारा सल्फर की प्रतिशत हमें यहाँ दिखाई गई है। और अब हम सेम फॉस्फोरस के लिए भी करते हैं। फॉस्फोरस के लिए हम अमोनिया तथा अमोनियम मोलिब्डेट मिलाकर अमोनियम क्या फॉस्फोटोमोलिब्डेट जैसा एक पदार्थ बनाते हैं जो हम अवक्षेपित कर लेते हैं, और उसके बाद अन्यथा क्या होता है, नहीं तो जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है उसमें मैग्नीशियम मिश्रण मिला के उसके रूप से हम उसे अवशेषित कर लेते हैं, उसको अवक्षेपित करके उसे एब्जॉर्ब करके Mg2P2O7 प्राप्त होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो है वो मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और उससे हम फॉस्फोरस की प्रतिशत भी ऑब्टेन कर लेते हैं। सेम विद ऑक्सीजन। अब जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो हम गुणन केवल कैसे कर सकते हैं, 100
में से अन्य तत्वों की प्रतिशतों के योग को घटाकर की जाती है। मतलब बाकी सबका ले लिया और उसके बाद जो बचता है वो हम उसको हम ऑक्सीजन को दे देते हैं। ऑक्सीजन सहित उत्पन्न गैसीय मिश्रण को रक्त तत्व कोक पर प्रवाहित करने पर पूरी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, सारी ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके पश्चात गैसीय मिश्रण को उष्ण आयोडीन पेंटॉक्साइड में प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइहाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे करके हम यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन के बाद यौगिक में माइनस करके सब कुछ ऑक्सीजन का प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आजकल कार्बनिक यौगिकों में जो तत्व हैं उनका आंकलन स्वचालित तकनीक की सहायता से पदार्थों की सूक्ष्म उनकी माइक्रो छोटी मात्रा लेकर करा जाता है। यौगिकों की उपस्थिति में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्वों को आंकलन CHN तत्व विश्लेषण से करा जाता है। ठीक है, इस उपकरण में क्या बोलते हैं हम कि पदार्थ के मिश्रकों मात्रा की आवश्यकता होती है तथा हम कह सकते हैं कि कुछ समय में इन तत्वों की जो प्रतिशत स्क्रीन है उन पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। ये इनका सारांश दिया है और अब हम इनका एक प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था हमें बतानी है। ये क्या है? ये है sp2, ये क्या है sp। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये CH3 क्या होगा? sp3 और CH क्या होगा? sp2 CH2 sp2। तो ऐसे हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया है और बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये एकक क्लियर था।